This means that two pairs, class 8th and 9th and 6th and 9th, differ significantly. ये भी ठीक है. अब ये 7th, 8th और 9th में माध्यम में अंतर है. 7th और 9th के माध्यम में अंतर है, तो किसका माध्य ज्यादा है किसका कम है वो यहां से पता लग जाएगा. ये 7th का 27.6 है, ठीक है, जो इससे 9th वाले से कम है. इसी तरीके से 8th वाला भी 9th वाले से कम है. अब यहां तक इन्होंने ठीक किया, लेकिन यहां आके थोड़ा गड़बड़ आ गई कि मीनिंग दैट क्लास 7th एंड क्लास 8th ग्रुप इज बेटर देन क्लास 9th ग्रुप. ये गलत है, उल्टा है. मीनिंग दैट क्लास 9th is better than both the groups, 7th as well as 8th. क्लास 9th बेटर है than क्लास 8th and 7th each. But there is no difference between 7th and 8th. 7th and 8th में कोई डिफरेंस नहीं है. They are same. They are equal. तो ये निष्कर्ष निकला. यहाँ आके थोड़ा सा कंफ्यूज होगी या कंसंट्रेशन की लॉस है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन. अदरवाइज बाकी ठीक है. तो मैं यहां इसे मान लेता हूं कि हो गया काम अपना. अब आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट. तो हमने पिछली बार भी किया था, और लेकिन आज हम करेंगे क्रॉस टैबुलेशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1. इससे पहले हमने क्रॉस टैब पहले भी देख चुके हैं हम, लेकिन वो क्रॉस टैब 2/2 था, 2/2, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है 2/2 की. अब जो है 2/2 से बड़े क्रॉस टैबुलेशन है, जैसे 3/3, 3/2, 4/3 एटसेट्रा. इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा है. इसकी R-1, C-1 से देखें तो 1 से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ओके, तो आज हम ऐसे केस लेंगे. तो अपना प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, वही पहले देखेंगे एक रिसर्च सिचुएशन और उद्देश्य और शून्य परिकल्पना कैसे बनाई जाती है. इसके बाद हम कंडक्ट करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट और इंटरप्रेट करेंगे. 2 केस लेंगे, एक होगा केस ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट टेस्ट वैल्यू, एक होगा केस ऑफ सिग्निफिकेंट टेस्ट वैल्यू. क्योंकि सिग्निफिकेंट जब आएगी तो वो करना पड़ेगा रेजिडुअल एनालिसिस. रेजिडुअल एनालिसिस यूजिंग एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल. एक नई चीजें पढ़ेंगे. कंट्रोलिंग अल्फा इन्फ्लेशन. जब बहुत सारी हाइपोथेसिस एक साथ टेस्ट होती हैं तो अल्फा त्रुटि बढ़ जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है. और इफेक्ट साइज क्रॉस टैबुलेशन काई स्क्वायर के लिए ऑलरेडी आप देख चुके हैं 2/2 में. और केस ऑफ वायलेशन ऑफ एजम्पशन और शो लगाएंगे. ये भी काई स्क्वायर का एक दूसरा रूप है, और एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको देंगे. तो सबसे पहले शोध उद्देश्य और शून्य परिकल्पना. और ये है, जैसा कि आपको मालूम है, जब क्रॉस टैबुलेशन है तो हमारे पास 2 चीजें हैं, 2 विशेषताएं हैं. उन दोनों में हाइपोथेसिस ये है कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं. ये है शोध रिसर्च सिचुएशन. A researcher wishes to test whether the examination result, distinctions, first class, second class, third class, are independent of affiliation board of the students, CBSE, state board, ICSE. For this, data are collected from a random sample of student and arranged in a 3/4 contingency table. तो एक तरफ हमारे पास 3 बोर्ड हैं, CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड.
दूसरी तरफ हमारे पास इनके रिजल्ट है, और रिजल्ट है डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन, संख्या, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन जो पास हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। हमारा तो ये हो गया बोर्ड और ये हुआ रिजल्ट। तो इज रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बोर्ड, इज देयर इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड एंड रिजल्ट, क्या एक खास तरह के बोर्ड में रिजल्ट बढ़िया आता है या बढ़िया रिजल्ट एक खास बोर्ड का है। तो ये हम देख सकते हैं इससे काई स्क्वायर से। तो इसमें शोध उद्देश्य क्या बनेगा, शोध उद्देश्य और शोधनीय परिकल्पना वही बनेगी जो ऑलरेडी आप जानते हैं। शोध उद्देश्य है कि टू स्टडी द इंडिपेंडेंस ऑफ या इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट एंड द एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल्स। null hypothesis, the examination result of students are independent of the affiliation board of the student। रिजल्ट जो है उसका एफिलिएशन बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। डिस्टिंक्शन भी सब में आती है, फर्स्ट क्लास सब में आती है, और उसी अनुपात में आती है जिस अनुपात में स्टूडेंट है। तो इसकी फिर से एजम्पशन याद करें। एजम्पशन क्या है, वही रैंडम सैंपल, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस और मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। ये हमने उस दिन भी देखी थी, आज फिर देखें कि इन कंटिजेंसी टेबल बिगर देन 2/2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1। 2/2 होगा तो R-1 1, C-1 1, 1 to 1 इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2/2 में। और अगर ये 2 से ज्यादा है तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगी, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ज्यादा होगी। तो कंटिजेंसी टेबल में, बड़ी टेबल में कुछ सेल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो सकती है, लेकिन उन सेल की संख्या कुल सेल के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मान लीजिए 4/5 है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये 4x5 टेबल है। ओके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4 रो 5 कॉलम, ये फ्रीक्वेंसीज है। टोटल सेल है 20 सेल। 20 सेल में इनमें से कुछ जगह यहां FE लेस देन 5 हो सकती है, पर इस संख्या 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20% ऑफ 20 यानी 20/100 गुणा 20, 1/5, 5 चौक 20, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 तक चलेगी, 4 से ज्यादा नहीं चलेगी। ओके, ये है इसकी हाइपोथेसिस। Also, none of the expected frequency should be 0. Or if the assumption is not met, use likelihood ratio instead of chi-square test. तो अगर हमारी assumption पूरी नहीं होती तब हम likelihood ratio यूज करते हैं। वो एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको जहां assumption मीट नहीं हो रही। अब हम शुरू करते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं, क्रॉस टेबुलेशन chi-square टेस्ट, केस ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट सेम। टेबल 1, बोर्ड वाइज एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ। जब ये वाइज हो गया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। उसकी बोर्ड इनटू एग्जामिनेशन होता चलता। So board-wise examination result from a random sample and is equal to 300। तो देखिए हमारा इसे समझने की कोशिश करें। CBSE के हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं,
एमपी बोर्ड के 100 स्टूडेंट्स हैं, आईसीएससी बोर्ड के 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 300 है। 150, 250, 50, 300। अब ये जो 150 है सीबीएसई के, इनमें से 35 की डिस्टिंक्शन आती है, 30 की फर्स्ट डिवीजन, 30 की सेकंड डिवीजन और 45 की थर्ड डिवीजन। ये 100 जो है इनमें से 15 डिस्टिंक्शन, 15 फर्स्ट डिवीजन, 35 ये और 35 ये, ये टोटल 100 होना चाहिए। 50 में से 10 डिस्टिंक्शन, 15 फर्स्ट डिवीजन, 15 सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन ये। ऐसे देखें कॉलम वाइज, टोटल डिस्टिंक्शन 60, टोटल फर्स्ट डिवीजन 60, सेकंड डिवीजन 90, थर्ड डिवीजन 90। अब हमारी हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड एंड रिजल्ट, बोर्ड एंड एग्जाम रिजल्ट, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब यह है कि डिस्टिंक्शन फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वगैरह उसी अनुपात में, उसी रेशो में होनी चाहिए जिस रेशो में ये स्टूडेंट है। अगर ये बराबर बराबर होते 100 100 100, ओके, और डिस्टिंक्शन है टोटल 60, तो 60 डिस्टिंक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए तीनों में, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए अगर ये इक्वल है तो, पर ये इक्वल नहीं है। ये देखिए इक्वल नहीं है तो कुछ और रेशो है, 1:1 का नहीं है। ये सीबीएसई के कितने स्टूडेंट है 150, टोटल कितने हैं 300, तो रेशो क्या होगी 1:2, आधे हैं। ठीक है, तो सीबीएसई के कुल स्टूडेंट है 150, टोटल स्टूडेंट 300, तो डिस्टिंक्शन है 60, तो 60 में से यहाँ कितनी होनी चाहिए, जो रेशो यहाँ है वही रेशो यहाँ होनी चाहिए, तो 30 होनी चाहिए, हाफ। तो इसमें ऐसे देखेंगे कि 300 में से, ये 300 में से आउट ऑफ 300 सीबीएसई स्टूडेंट्स आर 150, out of 1 CBSE students are 150 upon 300, and out of 60 distinction CBSE की कितनी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, तो 60 5 30 और 5 या 15 30, तो यहाँ आना चाहिए 30। क्यों, सीधा सा यहाँ ये इसका आधा है तो ये भी इसकी आधी होनी चाहिए। ये हाफ है, 150 300 में क्या रेशो है 1:2 की, तो 60 का आधा 30। ये 100 है, ये 300 है, 1/3 है, तो 60 का 1/3 क्या हुआ 20। ये 50 है, इसका 1/6 है, ये इसके 6 से भाग करो 10, तो 30 20 50 और 10 60। इसका एक तरीका है सीधा, अगर मान लीजिए आपको इसकी भी यहां निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो इसके इधर जाइए, ये वाला टोटल लीजिए, इसके इधर आइए, ये वाला टोटल लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 90 और n से भाग कर दो, तो 300 और 30, तो ये हो गई 30। इसकी निकालनी है 150 इंटू 90, 150 इंटू 90 बाई 300, तो 150 से 300 हो गया 2, 90 का आधा 45, 50 इंटू 90 बाई 50 इंटू 90 बाई 300, तो 6 आया, 50 से 300 भाग होगा 6, और 6 से इसे करो 15, तो 45 और 15 60 और 30 90। इसी तरीके से यहां निकल जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकाली जाती हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है मार्जिनल, इन्हें कहते हैं मार्जिनल सम। अभी बताता हूं, FE for a cell is equal to product of row sum
and column sum divided by total sample size. प्रोडक्ट ऑफ रो सम, ये प्रोडक्ट ऑफ रो सम है, मान लीजिए ये सेल है, इसका निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रो सम एंड कॉलम सम 50 into 60 डिवाइडेड बाई 300। ये 0 गया, ये 0 गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 10। तो इसका सिद्धांत है, क्योंकि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो इंडिपेंडेंस की हाइपोथेसिस है, मतलब उसी रेशो में, जिस रेशो में सैंपल्स हैं उसी रेशो में ये डिस्टिंक्शंस हैं, जिस रेशो में सैंपल्स हैं उसी रेशो में फर्स्ट डिवीजन है। अगर ये रेशो बदल जाएगी तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका डेटा ये कैसे एंटर होगा, ये वाला डेटा, इससे पहले वाला ये। सो हमारे पास 300 है टोटल, ये डेटा एंटर किया हुआ मैंने। देखिए हमारे पास दो वो है वेरिएबल, एक है बोर्ड और एक है एग्जाम रिजल्ट। बोर्ड की वैल्यूज ये हैं, एक हम कह रहे हैं सीबीएसई, 2 एमपी, 3 आईसीएसई। ये नॉमिनल स्केल का वेरिएबल है, नॉमिनल स्केल, क्यों कैटेगरिकल है, कैटेगरी बनती है बस। ओके, इसी तरह का दूसरा है एग्जाम रिजल्ट, इसकी 4 वो हैं, 1 डिस्टिंक्शन, 2 फर्स्ट डिवीजन, 3 सेकंड डिवीजन और 4 थर्ड डिवीजन। और ये भी नॉमिनल स्केल का वेरिएबल है। ओके, यहाँ नॉमिनल। अब डेटा देखिए, तो हमने टोटल स्टूडेंट है 300, तो ये 300 रो तक जाएगी। ये जैसे यहाँ रो 20, इसी तरीके से ये डेटा जाएगा 300 रो तक। ये 300, 300। ओके, तो 300 में से हमें मालूम है कि एक एक है सीबीएसई, एक कितने 300 में से, बोलिए जल्दी। 300 में से सीबीएसई के कितने स्टूडेंट हैं? 150। 150, तो ये 150 तक 1 भरा, ये हो गया 150। ये 150 है, ये देखिए यहां तक 1 है। 150 के बाद 2 2 2 2 जितने वो हैं दूसरे वो 2 2 भरे 100, तो 250 तक चले गए। फिर बाद में तीसरे 50, तो इस तरह 300 तक आ गए। अब इन 150 में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, डिस्टिंक्शन भी है, फर्स्ट डिवीजन भी है, सेकंड डिवीजन भी है, थर्ड डिवीजन भी है। तो इन 150 में से हमने पहले डिस्टिंक्शन कितनी है, ये देखिए 1 जहां तक है वहां तक डिस्टिंक्शन है। सीबीएसई तक 35 डिस्टिंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ये फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ तक ये 65, यानी कि 30 फर्स्ट डिवीजन है। फिर 3 आया और फिर 4 आया। तो इस तरीके से डाटा एंटर कर दिया। तो पहले में सीबीएसई में हमने पहले डिस्टिंक्शन, उसके बाद फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद सेकंड डिवीजन, उसके बाद थर्ड डिवीजन, ऐसे बढ़ती है। इसी तरीके से फिर 2 में, इसी तरीके से 3 में। तो अगर इन्हें देखें, क्रॉस टैबुलेशन कर दें इन्हें, क्रॉस टैब, ये क्रॉस टैब, बोर्ड रो रिजल्ट कॉलम, नहीं क्रॉस टैब नहीं हुआ है।
एक्सप्लोर में चले गए, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टेबुलेशन, बोर्ड रो एग्जाम रिजल्ट कॉलम, ओके कर दो। अभी देखो कि क्या टेबल, ये बन गई टेबल हमारी, जो हमारे पास थी वो आ गई। सीबीएसई 150, एमपी 100, आईसीएसई 50, डिस्टिंक्शन फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये देखने से पता लग सकता है कि आपने कहीं गलती तो नहीं होगी हमसे कहीं। अगर गलती होगी, अगर मान लीजिए यहाँ आता 34, ठीक है, और यहाँ आ जाता 11, इसका मतलब एक कहीं गलती हो गई, सीबीएसई में जुड़ गया, सीबीएसई से घट गया और आईसीएसई में ऐड हो गया, तो उसे हम ठीक कर लेते हैं वापस। तो ये क्रॉस टेबुलेशन से अपन चेक कर सकते हैं कि हमने डेटा सही एंटर किया कि नहीं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कैसे करते हैं वो, अब आप जान ही गए, कल आपने 2x2 की थी, तो उसी तरीके से यही क्रॉस टैब में जाएं और यहां स्टैटिस्टिक्स है, इसमें काई स्क्वायर, अगर आपको वो भी चाहिए, कंटिजेंसी फाई कोफिशिएंट ये भी चाहिए, तो ये भी कर देंगे, पर अभी इसमें बाद में आएंगे। कंटिन्यू, अगर आपको इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अभी हम वो नहीं करेंगे फॉलो अप, क्योंकि हमें पहले देखना है कि ये वो है कि नहीं सिग्निफिकेंट। तो कंटिन्यू और ओके, तो ये हमारे पास टेबल आ गई। ये देखिए, ये है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 30, 30, 45, 45, 20, 20, 30, 30, 10, 10, 15, 15। तो हमें यहाँ देख देख सकते हैं कि 35 और 30 को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये 30, 30 यहाँ तो है ही नहीं फर्क। 40, 45, ये 45, 45 में कोई फर्क नहीं है। 15, 20 में है 5 का अंतर, 15, 20 में 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का है। यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ 5 का अंतर है, ये कोई अंतर नहीं है, यहाँ 5 का अंतर है। तो बहुत कई जगह तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही है, एफ और एफ ही, कई जगह थोड़ा सा फर्क है कि ये सिग्निफिकेंट है नहीं, ये हमें ये टेस्ट बताएगा। ये टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट, और काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू 9.722 आई, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, इसलिए ये वैल्यू सार्थक नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती तो ये सार्थक होती, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। 6 क्यों है? 4 -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 1, तो 4 माइनस 1 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, तो 3 दूनी 6। तो अब इसको हम यहां ले आए, ये हमने दिखाया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा ये टेबल है, और ये काई स्क्वायर वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू पहले ये देखिए, 0 सेल हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट इज 10। इसलिए अपनी जो मिनिमम वाली एजम्पशन है कि एफ ई 5 से कम नहीं होनी चाहिए, और कुछ इतने सेलों में तो वो पूरी होती है कि कोई भी 5 से कम नहीं है। अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे काई स्क्वायर को, तो इसकी ये वैल्यू ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, और पी वैल्यू है 0.137, तो ये ग्रेटर देन 0.05 है, इसलिए नॉट सिग्निफिकेंट है। इसीलिए नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे।
The table 3 gives the observed and the expected counts assuming null hypothesis to be true. तो अंडर नल हाइपोथेसिस FE क्या है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज क्या है, टेबल 3 बताती है. The footnote to table 4 states that none of the cell has expected count less than 5, suggesting no violation of assumption of minimum frequency. Further, observing table 4, the value of chi-square is not significant at 0.05 level of significance. Chi-square 9.722, DF6 P 0.137, which is greater than 0.05. Thus, the null hypothesis of independence of exam result and affiliation board is not rejected. That is, exam result is independent of school's affiliation board. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम एक ऐसी सिचुएशन में जबकि काई स्क्वायर का वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, अब इसमें हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. हमें इसमें आगे रेजिडुअल वगैरह एडजस्टेड रेजिडुअल निकालने की आवश्यकता नहीं है. अब दूसरा स्थिति पर आएंगे हम, ये है क्रॉस टेबुलेशन, जहां हमें सिग्निफिकेंट टेस्ट वैल्यू मिलने की उम्मीद है. ओके, ताकि हम सिग्निफिकेंट वैल्यू के बाद जो करना होता है वो भी हम सीख सकें. तो ये एक ऐसा उदाहरण लिया है जिसमें काई स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट आएगी. ये एग्जांपल है, पेरेंट डाइट इनटू ऑफ स्प्रिंग डाइटरी हैबिट्स ना, क्रॉस टेबुलेशन. यहां भी डाइट 2 बार आ रहा है, इसको हटाया जा सकता है. पेरेंट इनटू ऑफ स्प्रिंग डाइटरी क्रॉस टेबुलेशन, डाइटरी हैबिट क्रॉस टेबुलेशन. हमने कुछ 134 पेरेंट्स लिए और उनके ऑफ स्प्रिंग लिए एक कोई. हाँ, अब ये उनकी डाइटरी हैबिट्स है. हर्बीवोरस ये है पेरेंट, नीचे पेरेंट हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और बोथ ऐसे समझ सकते हैं, ये उसमें होते हैं एनिमल्स में, हालांकि मैन भी एनिमल ही है. हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सिर्फ वो खाते हैं, ये सिर्फ नॉन वेज, ये दोनों. तो ऐसे ही बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल डाटा. तो टोटल जो पेरेंट्स हैं वो 30 हैं. ओके, इनमें से 53 है. 53 में से 30 ऐसे पेरेंट हैं जिनकी ऑफ स्प्रिंग भी हर्बीवोरस हैं. 11 ऐसे हैं पेरेंट्स जिनकी ऑफ स्प्रिंग, जिनके बच्चे कार्निवोरस हैं. और 12 ऐसे हैं जिनके जो है तो खुद शाकाहारी लेकिन उनके बच्चे सब कुछ खाते हैं, दोनों चीजें. हाँ, ये 12 है. तो इस तरफ पेरेंट एक तरफ है और ऑफ स्प्रिंग दूसरी तरफ है, और इनकी डाइटरी हैबिट का अपने क्रॉस टेबुलेशन बनाया है. और हम ये जानना चाहते हैं क्या इन दोनों में ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ऐसा तो नहीं कहें कि जो नॉन वेज खाने वाले हैं पेरेंट्स, उनके बच्चे भी नॉन वेज खाते हों, जो वेजिटेरियन है उनके बच्चे भी वेजिटेरियन होते हों. ऐसा है या कुछ भी हो सकता है. तो ये हम रिलेशनशिप देख रहे हैं दोनों में इंटरडिपेंडेंस देख रहे हैं. अब यहां में आपको, ये आप समझ गए हो, ये सिचुएशन सेम है ना. अब इसमें एक अलग तरीके से हम डेटा एंटर करेंगे, क्योंकि जब डेटा बहुत ज्यादा है तो उसको उस तरीके से जो पहले हमने डाला था वो डालना, एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा अनइंटेलिजेंट भी है. एक दूसरा बेहतर तरीका है, वो आज आपको बताएंगे, शॉर्टकट. ओके, और एक और चीज आपको जानने को मिलेगी. तो देखिए, इसका डाटा हम ऐसे एंटर करेंगे. ऐसे हमारे पास 2 वेरिएबल तो हैं, एक पेरेंट डाइट, एक ऑफ स्प्रिंग डाइट. पेरेंट डाइट में 3 है, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस. ऑफ स्प्रिंग में भी 3 है,
इसलिए 3x3 वो है, क्रॉस टेबुलेशन है। ओके, लेकिन यहां में अब तो वेरिएबल हुए दो, ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा, दोनों नॉमिनल स्केल के वेरिएबल हैं। तो एक तरीका था लंबा, लंबा तरीका ये है कि हमने 1 1 1 1 पेरेंट की डाइट 1 1 1 1 1 भरी 53 टाइम्स, उनमें से 30 में हर ऑफ स्प्रिंग की डाइट भरी 1 1 1, 11 में 2 2 2 और 3 3 3 12, ऐसे लंबा तरीका जैसे पहले भरा। ये डाटा 134 रो में आएगा। ओके, लेकिन अगर डाटा एक दूसरी तरीके से एंटर कर रहे हैं तो वो देखिए 9 रो में आएगा। ऐसे पहली रो हर्बीवोरस हर्बीवोरस, दूसरी रो हर्बीवोरस कार्निवोरस, तीसरी रो ये आएगी, और इस तरह से जैसा डाटा दिख रहा है ऐसा ही एंटर होगा। देखिए कैसे। ये देखिए, इसे अभी छोड़ दीजिए इस रो को, ये तो ये ऐसा आ रहा है, कुछ आगे आगे यूज करेंगे। ये है पेरेंट डाइट, ये है ऑफ स्प्रिंग डाइट, और ये है फ्रीक्वेंसी। ओके, पेरेंट डाइट हर्बीवोरस हर्बीवोरस हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस के अंदर तीन, एक हर्बीवोरस एक कार्निवोरस, तो ये हर्बीवोरस पेरेंट हर्बीवोरस ऑफ स्प्रिंग, हर्बीवोरस पेरेंट कार्निवोरस ऑफ स्प्रिंग, हर्बीवोरस पेरेंट कार्निवोरस ओमनिवोरस ऑफ स्प्रिंग। इसी तरह कार्निवोरस, कार्निवोरस में हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस में ये कार्निवोरस भी है, कार्निवोरस में ओमनिवोरस भी है, ओमनिवोरस ओमनिवोरस में हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, और ओमनिवोरस भी है। तो मैंने ये दो तो वैसे ही डिफाइन किए, पेरेंट डाइट, एक हर्बीवोरस, दो कार्निवोरस, तीन ओमनिवोरस। ऑफ स्प्रिंग डाइट, ये भी वैसे ही किया, एक हर्बीवोरस, दो कार्निवोरस, तीन ओमनिवोरस। लेकिन एक और मैंने एडिशनल किया, फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी में ये कुछ नहीं है, अननोन है, यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए, अब इस डेटा से ही हम काई स्क्वायर लगा लेंगे। कैसे? पहले इसमें हमें वेट ऑन करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी देखिए यहाँ इधर लिखा है, यहाँ वेट ऑन। तो मैं आपको बताऊं कैसे होता है। एनालाइज डेटा वेट केसेस। ओके, तो वेट केसेस में मैं कर दूं डू नॉट वेट केसेस। ओके, तो अब यहां से वो हट गया, वेट केसेस हट चुका है यहां से, अभी नहीं दिख रहा आपको लिखा हुआ, पर हमें ये वेट केसेस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा वेट केसेस। अब हम कह रहे हैं वेट केसेस बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंटर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू वेट। ये जो हर्बीवोरस है 30 लिखा है, ये असल में हर्बीवोरस 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 30 बार है, इसका मतलब है वेट केस। ओके, तो अब डाटा में जाएंगे तो वहां नीचे लिखा आएगा वेट ऑन। ओके, ये रहा वेट ऑन, वेट स्टेटस एरिया वेट ऑन। अब हम एनालाइज कंपेयर में वो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टेबुलेशन, पेरेंट डाइट रो में, ऑफ स्प्रिंग डाइट कॉलम में, और ओके कर दें पहले देखने के लिए डेटा। ये देखिए, ये डेटा वही आ गया, हर्बीवोरस हर्बीवोरस 30, हर्बीवोरस कार्निवोरस 11, हर्बीवोरस ओमनिवोरस 12। तो वही टेबल आ गई जो टेबल हमारी ये वाली है, ये वाली टेबल आ गई ये।
तो हमने अगर वेट किया, मतलब हमने डेटा एंटर करने का एक शॉर्टकट अपनाया है जिसे वेट केस कहते हैं। ओके, और अब हम कम समय में ये डेटा एंटर कर सकते हैं। और आपको एक और चीज पता लगी, वेट केस कैसे होता है और उसका क्या उपयोग है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें काई स्क्वायर। तो एनालाइज, वही तरीका है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टेबुलेशन, यहां तक किया था हमने। अब स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर, और कुछ अभी करने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू और ओके। ये देखना हमें पहले सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो ये आ गई वही टेबल दोबारा से, और ये आया पियर्सन काई स्क्वायर। नीचे इसकी एजम्पशन है, जीरो सेल हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट इज 10.5। काई स्क्वायर की वैल्यू 24.877 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, और इसकी पी वैल्यू है 0.000, जो 0.01 से कम है। इसलिए सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसलिए शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है कि पेरेंट की डाइट और ऑफ स्प्रिंग की डाइट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये निरस्त की जाती है। दोनों की कोई सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस नहीं है, इंटरडिपेंडेंस नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, हमें करना पड़ेगा रेजिडुअल एनालिसिस। ओके, आगे ये देखना पड़ेगा अगर इनकी वो है, डिपेंडेंस है, तो वो कैसे है, किस तरीके से है। तो ये डेटा आपको बताया, डेटा एंट्री यूजिंग वेट केसेस। ओके, then now we have the output of the chi-square test. Table 7 is this cross tabulation. This is basically the frequencies in each cell, each of the 9 cells, and this is the result of chi-square test. The value of chi-square is this much, with degree of freedom this, p value is this, which is less than 0.01, therefore significant at 0.01 level. Therefore, null hypothesis is rejected. Therefore, the two things, the parent diet and the offspring diet, they are related with each other, they are interdependent. अब इसकी देख लीजिए इंटरप्रिटेशन। It is clear from table 8 that 0% cells have expected count less than 5, minimum expected frequency being 10.5. वो नीचे लिखा हुआ है। Therefore, the assumption of minimum expected frequency is not violated. Hence, we shall interpret the chi-square value. The value of chi-square is this much, degree of freedom itna, p value this, which is less than 0.01. Therefore, it is significant at 0.01 level, and therefore the null hypothesis that diet of the offspring is independent of the diet of the parent is rejected. Now to study the precise relationship between two diets. अब ये देखना हमें कि ये 9 सेल हैं, कहां पर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब FO is not equal to FE. ओके, बट नाउ वेयर, ये तो 9 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कहां ये FO FE के इक्वल नहीं है और कहां है। तो हो सकता है इन 9 के 9 में डिफरेंस हो सकता है 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 5 में है 4 में नहीं है, 6 में है 3 में नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, ये कैसे देखेंगे, और इसके लिए हम करते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल। अभी तक हमने देखा था वन वे में कि रेजिडुअल होता है R,
रेजिडुअल है FO माइनस FE। फिर हमने एक और देखा स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल FO माइनस FE डिवाइडेड बाई FE अंडर रूट। अब हम देखेंगे एक और, उसे कहते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल ASR। ये क्या होता है, फार्मूला और कैलकुलेशन इसकी बताएंगे। ASR जो है ASR का फार्मूला ये है, वही स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। तो FO माइनस FE डिवाइडेड बाई FE अंडर रूट, ये था स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल। अब इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन है, 1 माइनस RI अपॉन N इंटू 1 माइनस CJ अपॉन N, where RI is रो सम रो का टोटल, और CJ इज कॉलम सम। तो हमें ये पहली सेल है, वो कहाँ गया, ये टेबल है। इस टेबल में हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। यह है FO, FE मुझे पता लग जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, आपको बता भी चुका हूं पहले भी। तो FO माइनस FE अपने को पता लग गया। यदि हमें इसका ASR निकालना है तो इसके लिए ये है RI और ये है CJ। ये असल में पहला इस सेल की पोजीशन है 1 रो 1 कॉलम 1, ये इसकी पोजीशन है। तो रो 1 का सम 53, कॉलम 1 का सम 52। तो ये RI और CJ पता लग गए, ये FO है। FE आपको पता लग जाएगा, टेबल से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 134 में से 53 तो 52 में से कितने, ऐसे कैलकुलेशन हो सकती है। पर अब अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास वो तो समझने के लिए था शुरू में। ये देखिए, ये था, इसमें जब हम एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टैब, ये सेल में जाएंगे, यदि तो सेल में जाएंगे तो ये दे देगा आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हालांकि ये आपको एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल भी निकाल के दे देगा, पर अभी हम समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, अभी हम इसको निकाल नहीं रहे। तो पहले मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 20.6। ओके, अब आप आइए यहां, ASR is equal to FO minus FE divided by FE under root 1 minus RI upon N into 1 minus CJ upon N। 30 माइनस 20.6 डिवाइडेड बाई 20.6 अंडर रूट 1 माइनस 53/154 और 1 माइनस 52/154। 30 में से 20 के 10, 2.4 ऊपर अपॉन 20.6 अंडर रूट 154 है, 134 है, 134 134।
134 है, 134, ओके। तो 134 माइनस 53 कितना हुआ? 134 माइनस 53, 1 13 5 8 81। तो 134 माइनस 53 यानी 81 अपॉन 134, और ये हुआ 134 माइनस 52, 82। हाँ 82, 82 डिवाइडेड बाई 134। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे 9.4 डिवाइडेड बाई दिस, तो आपका आ जाएगा अब 18 में, तो वो आएगी जो वैल्यू वही होगी ASR। और यदि इसे कैलकुलेट करें तो इसमें और 2-4 मिनट लग जाएंगे कैलकुलेट करने में, तो हम आ जाते हैं सीधे वहां। ये बताया कि कैसे कैलकुलेट होती है। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टेबुलेशन सेल, ASR पे आ जाए अब सीधा। ASR एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल ऑन स्टैंडर्डाइज एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज। ये आ गई हमारी टेबल। ये है एडजस्टेड 3.4 माइनस 1.9 माइनस 1.8 माइनस 2.1 3.8, ये एडजस्टेड रेजिडुअल है। तो एडजस्टेड रेजिडुअल है 3.4 माइनस 1.9, ये 1.96 से कम है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये भी कम है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो सिग्निफिकेंट है वो ये है, ये 4 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसका मतलब यहां ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, क्योंकि ये प्लस है। यहां भी ज्यादा है, ये प्लस है, यहां भी ज्यादा है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते, ओके, तो 20.6 आनी चाहिए थी, यहां आनी चाहिए थी 10.1, यहां आनी चाहिए थी 14.7, अगर कोई संबंध ना होता। अभी लग रहा है संबंध है इनमें। हार्बीवोरस के हार्बीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस के ओमनीवोरस, कार्निवोरस के कार्निवोरस। लेकिन ये एक समस्या क्रिएट कर रहा है, ये वाला, ये माइनस में आ रहा है। ये क्यों? यहाँ एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, यहाँ एक्सपेक्टेड से कम है। मतलब कार्निवोरस के हर्बीवोरस नहीं होते, होते हैं ऐसा नहीं है, ऐसे क्योंकि ये कम है। अब इसमें एक और वो है, अब यहां एक समस्या है कि अल्फा इन्फ्लेशन, जब आप मल्टीपल टेस्टिंग करते हैं तो अल्फा त्रुटि बढ़ती है। यहां कितने कर रहे हैं हम? यहां हम नो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, FO माइनस FE की 9 हाइपोथेसिस, 9 नल हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो अल्फा एरर है वो बढ़ के 9 गुना हो रही है। 0.05 होनी चाहिए, वो हो रही है 45%। 5% मैक्सिमम होनी चाहिए, 45% हो जाती है बढ़ के। तो इसके लिए क्या करें? तो इसका एक तरीका आप पढ़ेंगे। When multiple hypotheses are tested, alpha error increases. To control alpha error, Bonferroni adjustment are made in the p values. ये आप देख चुके हैं, अल्फा एरर को कंट्रोल करना हो तो हम बोनफोरनी एडजस्टमेंट लगाते हैं। बोनफोरनी एडजस्टमेंट है कि पी वैल्यू को नंबर ऑफ कंपैरिजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर तुलना करते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द सिग्निफिकेंस वैल्यू विद टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, ये 9, एंड देन जो वैल्यू आती है उसको हम अल्फा लेवल से 0.05 या 0.01 से करते हैं
तुलना। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पी वैल्यू कहां से लाए इनकी एडजस्टेड रेजिडुअल की। टू ऑब्टेन पी वैल्यू, दी ऑब्टेन पी वैल्यू आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड, ये जो बात ऊपर कही है। टू गेट पी वैल्यूज, अब पी वैल्यू कैसे निकालें ये हम देखेंगे, और फिर देखते हैं कि ये पी वैल्यू निकालने के बाद फिर उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी अभी समझ में नहीं आएगी जब तक करेंगे नहीं, ये स्टेप अभी मैं छोड़ रहा हूं आगे के, और पहले मैं करके दिखाता हूं कि अब हम क्या करना चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो एडजस्टेड रेजिडुअल हैं हमारे, ठीक है, ये रेजिडुअल जो है इनमें अल्फा एरर कंट्रोल नहीं हो रही, अल्फा त्रुटि कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि ये 9 वैल्यूज ये निकल रही हैं। हालांकि इसका नाम एडजस्टेड है, पर हम इसे डबल एडजस्ट करेंगे, एक और एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट कैसे होगी ये प्रोसेस पहले मैं आपको बताता हूं। या इसके लिए हमें इसकी पी वैल्यू निकालनी है, फिर उसे 9 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसकी तुलना करनी है अल्फा से। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे ये अब देखना है आपको। देखिए कैसे करेंगे हम, तो हम डेटा पर आ जाते हैं। हम डेटा पर आ रहे हैं, ये है डेटा, डेटा फाइल खोल रहा था मैं। तो सबसे पहले हम ये जो एडजस्टेड स्टैंडर्ड रेजिडुअल आए हैं इनको हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ASR। ओके, और ये वैल्यू ये स्केल वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है, और फिर इसमें हमने इनके सामने इनके ASR लिख लिए, 3.4 -1.9 -1.8 -2.1, ये है ASR, वहां से उठा के रख लिए। ठीक है, पहला काम किया। अब हम ASR इंटू ASR एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कंप्यूट, और उसका नाम हम देंगे काई स्क्वायर, क्योंकि वो एक सेल का काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर। और इसका फार्मूला है ASR मल्टीप्लाइड बाई ASR, या ASR का स्क्वायर। ओके, ओके कर दिया। तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या कहते ये वेरिएबल आ गया एक काई स्क्वायर। क्रेडिट कोई आता तो बूढ़े लोगों को। हाँ, कोई सवाल है क्या, या माइक ऐसे ही खुला है? साक्षी आप ऑफ कर लीजिए अपनी माइक। हाँ बोलिए। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। किसी की माइक ऑन हो गई। माइक माइक वही था। ओके, तो हमने ये वैल्यू आगे काई स्क्वायर की देखी, 3.4 11.56, 1.9 ये आ गया। ओके, 2.1 का स्क्वायर 4.41। नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, पी वैल्यू निकालते हैं इसकी, एनालाइज, नहीं यही ट्रांसफॉर्म कंप्यूट। अब हम ये यहां निकाल रहे हैं पी वैल्यू, और पी वैल्यू कैसे निकलेगी यहां से देखिए, इधर यहां फंक्शन ग्रुप है, इस फंक्शन में एक है सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस, और यहां है सिग्निफिकेंस ऑफ काई स्क्वायर। ये लिखा है returns the cumulative probability that a value from chi-square distribution with df freedom will be greater than the quantity। इसको ऊपर ले जाए यहां, और chi स्क्वायर काहे का निकालना है हमें, सिग्निफिकेंस इसकी, तो ये यहां डाल दें, और कॉमा डाल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखें, कॉमा 1।
क्योंकि FO माइनस FB दो हैं, उनमें उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 - 1 1 और ओके कर दें। फिर डेटा में जाएं तो एक कॉलम और ऐड हो गया। ये P वैल्यू आ गई, देखिए 0.00 0.0, ये एग्जैक्टली ये है 0.000673 ये 0.06 ये वैल्यू है, 0.0574 ऐसा, उसे दो तक ले दिया इसने। अब हम आसान है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ट्रांसफॉर्म कंप्यूट, यहां P एडजस्टेड और ये इसका फार्मूला क्या है, ये P मल्टीप्लाइड बाई 9, P मल्टीप्लाइड बाई 9। फिर डेटा में चले जाएं, ये आ गई वैल्यू। तो देखिए पहले हमारे पास ये सिग्निफिकेंट था 3.4, 2.1 वाला सिग्निफिकेंट था, 3.8 वाला सिग्निफिकेंट था और 3.2 वाला सिग्निफिकेंट था। ये 4 सिग्निफिकेंट थे, 1 2 3 और 4। लेकिन यहां देखें अगर एडजस्टेड पीरियड से तो ये सिग्निफिकेंट है 1 2 और 3। ये जो था 2.1 वाला, ये अब सिग्निफिकेंट नहीं रहा, वॉइस नहीं आ रही सर। 0.32 हो गया। ठीक है, तो ये एडजस्टेड P वैल्यू से ये लाभ हुआ कि ये जो सिग्निफिकेंट वाली जो संख्याएं थी वो कम हो गई, और अब कितना हो गया, 3 रह गए अब सिग्निफिकेंट। तो अब ये वाली वैल्यूज जो है ये हम इन्हें वो करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे इन 3 को। अभी ये वाला एक बार और चांस मिलेगा, क्योंकि हम कल वाले या इससे पहले वाले chi² 1 वाले पे जाएंगे और फिर एक बार फिर से करेंगे, तो आपको फिर से प्रैक्टिस थोड़ी सी मिलेगी। हाँ, अभी ये हो गया एडजस्टेड सिग्निफिकेंस वैल्यू। ये हमने ये किया असल में बेसिकली, ये हमने ASR भरे, फिर हमने chi² निकाला, ASR इंटू ASR, फिर P वैल्यू निकाली और फिर 9 से मल्टीप्लाई करके एडजस्टेड P वैल्यू निकाली। तो ये लाल वाली पहले सिग्निफिकेंट थी, अब ये रहेगी सिग्निफिकेंट 3, 1 2 3। अब इसकी इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं। An observation of adjusted P values for the 9 cells reveals that only 3 of adjusted P values are less than or equal to 0.01, therefore significant at 0.01 level of significance. Each of the remaining P values being greater than 0.05 is not significant at 0.05 level of significance. The ASR for each of these 3 cells with significant P values is positive. अब देखिए इंटरप्रेट कर रहे हैं हम, हर एक की सिग्निफिकेंस ये पॉजिटिव है P ASR, meaning that the observed frequencies of each of the cell is significantly greater than the respective expected frequency. Thus, it can be concluded that the diet of the offspring is similar to the diet of the parent. क्योंकि अगर ये ना होता है इनमें रिलेशनशिप, तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बराबर आने के लिए, अभी ऑब्जर्व ज्यादा है। तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। अब मैंने कहा था एक बार फिर से हम इसे फिर रिविजिट करेंगे, और वो सवाल आपको ध्यान हो अगर इससे पीछे जब हमने chi² 1 किया, अगर आपको याद है, नहीं तो मैं उसे प्रेजेंटेशन को ओपन करके दिखा सकता हूं कि एक ये सवाल था कि साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल
और अदर, ये थे स्ट्रीम बीएड वालों के, बीएड एकेडमिक स्ट्रीम। और हमने देखा था यहां हमने उनके स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल निकाले थे। स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल इसका साइंस वाले का सिग्निफिकेंट था, सोशल साइंस वाले का सिग्निफिकेंट था ना, और कुछ के वो यहां से अभी पता लगता है, ये मैंने डाटा लिया हुआ। और इसमें दरअसल हम यहां भी उसको, क्योंकि यहां 5 हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 जोड़े में हम एफओ और एफई का तुलना कर रहे हैं, तो यहां भी वही बात लागू होती है, अल्फा त्रुटि बढ़ती है। तो उस त्रुटि बढ़ने के लिए हमें यही काम करना चाहिए था वहां भी, पर क्योंकि वहां तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो ये काम नहीं किया था। ये देखिए, ये थे एएसआर। पहले वाला था साइंस के लिए, तो साइंस वाले में तो कोई डिफरेंस नहीं था। दूसरे वाला था सोशल साइंस, तीसरा ये था ह्यूमैनिटीज, चौथा वोकेशनल और पांचवा अदर। तो ये 3 सिग्निफिकेंट थे, 1 2 और 3। और हमने कहा था कि सोशल साइंस वालों के फेवर में काम कर रहा है और अदर वोकेशनल और अदर जो स्ट्रीम्स है उनके अगेंस्ट ये क्राइटेरिया जा रहा है। तो यही काम हम यहां करें और देखें कि ये अल्फा त्रुटि कंट्रोल करें तो कैसे। तो ट्रांसफॉर्म, फिर से मैं दिखा रहा हूं, एक बार और मौका मिल रहा है देखने का। ट्रांसफॉर्म के कंप्यूट वेरिएबल, नया वेरिएबल निकाला हमने काई स्क्वायर, और ये है एएसआर मल्टीप्लाइड बाई एएसआर। ओके। तो ये काई स्क्वायर आ गया। अब इसके सिग्निफिकेंस निकाले हैं। सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू कह दो, पी वैल्यू सीधी, पी वैल्यू, पी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से यहां आए सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस काई स्क्वायर, और ये काई स्क्वायर यहां ले जाए और डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल दे 1। तो ये अब उस कॉलम में काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ट्रांसफॉर्म कंप्यूट, और ये वेरिएबल है पी एडजस्टेड। एडजस्टेड कैसे डिफाइन होगा, पी मल्टीप्लाइड बाई 5, पी मल्टीप्लाइड बाई 5। ये वैल्यू जो है ये 4.13 है, इसको अपने को 1 करना पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। और ये वो सिग्निफिकेंस की समझता उस तरीके से, तो ये 1 होगी, इसके जितनी भी ज्यादा होगी वो 1 है। अब यहां देखें कि कौन सी सिग्निफिकेंट बची, ये और ये 0.01 पर सिग्निफिकेंट है, ये 0.05 पर सिग्निफिकेंट है। ओके, ये है सोशल साइंस प्लस है, और ये है माइनस में। जब इंटरप्रेट करेंगे तो प्लस माइनस काम आएगा। तो सोशल साइंस वाले ज्यादा आ रहे हैं और वोकेशनल वाले कम आ रहे हैं। अब ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं रहा, क्या? तो अगर हम अल्फा त्रुटि कंट्रोल ना करते तो हमारे निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होते, क्योंकि हम 3 बताते कि 3 में अंतर है,
लेकिन अभी अंतर वास्तव में 2 में है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये काम करना। उम्मीद है कि अब कुछ समझ में आया, मतलब समझ पुख्ता होगी अब कैसे करते हैं। बाकी होगा तो जब जब करेंगे। अब है इफेक्ट साइज पे आते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन है, ये हो चुकी है। ये इफेक्ट साइज फॉर काई स्क्वायर टेस्ट, वो आपको पता है इफेक्ट साइज क्या होता है। इफेक्ट साइज फॉर काई स्क्वायर फ्रॉम क्रॉस टेबुलेशन। तो इफेक्ट साइज जो है वो होता है क्रैमर्स वी। एक है फाई, ये वन वे में निकालते हैं, और एक है क्रैमर्स वी। क्रैमर्स वी इज काई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू एन, जहां n is the sample size and t is smaller of r minus 1 into c minus 1, where r and c are row and column in the cross tabulation. तो इस सवाल में हम कर रहे हैं रेफर टू द डाइट रिलेटेड 3 into 3 क्रॉस टेबुलेशन। S is equal to Cramer's V chi square divided by Tn। तो 24.877 ये वैल्यू है, यहां से आई। ये 24.877 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। ये 134 वाला एग्जांपल है। 3 into 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, और ये है आपका काई स्क्वायर की वैल्यू। कहाँ गया, मैं देख रहा हूँ वो कहाँ गया। तो ये 24.877 डिवाइडेड बाई, क्योंकि वो 3 है, रो 3 है, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, मतलब नॉट मल्टीप्लाइड, 2 और 2, r माइनस 1 और c माइनस 1 में से 2 छोटा है, तो 2 ही है, तो ये 2 आया यहाँ। और 134 है टोटल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.305, और ये वहां से भी निकल आएगा। ये था अपना एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टैब, और ये है स्टैटिस्टिक्स, ये फाई एंड क्रैमर्स वी। इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए सिमेट्रिक मेजर, ये क्रैमर्स वी 0.305, 0.000। ओके, तो ये टेबल यहां ली है।
the effect size or the degree of association between the diet of the parent and the offspring, Kramer's V, is 0.305, which is significant at 0.01 level of significance. Because the Kramer's V reaches 0.3, it means that the effect size is medium as per Cohen's guideline. R जैसे 0.1 low, 0.3 medium और 0.5 large, ये वाली अप्लाई कर रहे हैं. ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, इंटरडिपेंडेंस मेजर करता है. तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं. अब मैं आगे ले रहा हूं केस ऑफ एजम्पशन वायलेशन. अगर एजम्पशन पूरी नहीं होती तब क्या होता है. तो देखिए, हमारे पास एक तरफ है यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स हैं, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और इधर कैटेगरी है उनकी ओपन, एससी, एसटी और ओबीसी. टोटल ये 82 हैं. ओके, इनमें से 12 रजिस्ट्रार हैं. ओके, 12 यूनिवर्सिटीज हैं. 12 यूनिवर्सिटीज में 12 रजिस्ट्रार हैं. 24 डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, एक में 2 लगभग होते हैं, और ये 46 जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं. इन 12 में से एससी 2, एसटी 2, ओबीसी 2 और 6 जनरल, ऐसे करके ये हमारे पास डाटा है. और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इनमें कुछ रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये डेटा एंटर किया हुआ है यहाँ पे, और इसको हम देखते हैं काई स्क्वायर लगा के. ये कैटेगरी है, ये ऑफिसर है. तो कैटेगरी ओपन, ओपन, एसटी, एसटी, ऐसे करके रखा है. ओके, तो एनालाइज किया डेस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये क्रॉस टैबुलेशन है तो क्रॉस टैब में गए. कैटेगरी हमने रो में ली है, हाँ रो में ली है, और ऑफिसर हमने यहाँ लिया कॉलम में. और स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर, और सेल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यू. ओके, देखिए यार, ये क्रॉस टैबुलेशन बना 6, 4, 6, 2, 2, 12, 2, 4, 12, 2, 14, 16. ये इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है. ये काई स्क्वायर की वैल्यू है, और ये है 6 सेल्स 50% have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.34. तो ये 2.3, 2 पॉइंट तक उसने लिया, तो ये मिनिमम है. और 6 सेल ऐसी हैं जिनमें एक्सपेक्टेड काउंट 5 से कम है. टोटल सेल है 12. 12 में से 6 में 5 से कम है. ये देखिए है 1, 2, 3 एक्सपेक्टेड काउंट, 4, 5, 6. ये ज्यादा है, 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 यहां तक है. टोटल है तो 12 है टोटल. 4 गुना 3, 4 into 3 इक्वल टू 12. उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपकी 5 से कम है. F is less than 5 in 50% of the cells. तो एक्सपेक्टेड ये जो अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एजम्पशन है वो है कि 20% से ज्यादा में नहीं होनी चाहिए. नॉट मोर देन, इट शुड नॉट एक्सीड 20%. तो ये एजम्पशन वायलेट हो रही है. तो यहां हम क्या करेंगे, हम इसको इंटरप्रेट करेंगे लाइक्लीहुड रेशियो जो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है. तो
अगर आपका ये अजम्पशन पूरा नहीं होता तो हम लाइक्लीहुड रेशो को इंटरप्रेट करते हैं, और ये देखिए ऐसे इंटरप्रिटेशन लिखेंगे. Table 16 and 17 reveal that the percentage of cells having expected count less than 5 far exceeds 20%, as there are 6 such cells, which comes out to be 50%. Thus, the assumption of minimum frequencies does not hold good. Since degree of freedom is 6, which is greater than 1, it is appropriate to use likelihood ratio instead of chi-square. It can be seen from table 16 that value of likelihood ratio is 13.142, degree of freedom 6, P 0.041, which is less than 0.05, therefore significant at 0.05 level of significance. Therefore, the null hypothesis, the university officer position is independent of category, is rejected. And for studying relationship further, post hoc process of residual analysis will be resorted to. अब ये है एक एक्सरसाइज है जो 2 स्लाइड है इसके ऊपर. धन्यवाद देने से पहले आप इन दोनों को नोट कर लें और इसको इंटरप्रेट करें. ये थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको. हमारे पास ये कॉलेज इनटू एक्रेडिटेशन, आपको मालूम है एक संस्था है जिसे नैक कहते हैं. नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, बेंगलोर में है. तो ये नैक जो है ये कॉलेजेस को एक्रेडिट करती है, संबद्ध करती है, उन्हें ग्रेड देती है. तो कॉलेज 3 तरह के हैं. एक है ऑटोनोमस कॉलेज. ऑटोनोमस कॉलेज जो अपना ऑटोनॉमी मिली हुई है यूजीसी से. दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट के सरकारी कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय. और तीसरा प्राइवेट कॉलेज, निजी महाविद्यालय. 3 तरह के कॉलेजेस जो हैं वो एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं. तो कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ को अप्लाई नहीं करते. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई रिलेशनशिप है कि गवर्नमेंट वाले एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में जा रहे हैं और प्राइवेट वाले नहीं जा रहे, या इसका उल्टा. तो हम कॉलेजेस का डाटा लेते हैं और उनसे पूछते हैं आपने अपना नैक का एक्रेडिटेशन कराया? तो ये है एक्रेडिटेड और नॉट एक्रेडिटेड. और इधर है ऑटोनोमस, गवर्नमेंट और प्राइवेट. ये है काउंट, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल है. इस तरह हर एक में काउंट है. ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक. और ये इसके स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल है, क्योंकि सबके पास एसपीएसएस पता नहीं है या नहीं, तो हर कोई तो नहीं कर सकता. पर जिसके पास है वो करना चाहे तो आगे अल्फा त्रुटि को नियंत्रित करना, ये एडजस्टेड रेजिडुअल वो किया जा सकता है अगर कोई करना चाहे. पर जनरल सामान्य सबके लिए प्रश्न है कि बस इसको सिर्फ आपको इंटरप्रेट करना है, नहीं लेते हुए एडजस्टेड रेजिडुअल को लेते हैं. ओके, तो ये है एक टेबल. दूसरी टेबल है काई स्क्वायर की. क्योंकि काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट आया है इसीलिए हमने एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल निकाले हैं. असल में हमें इसी टेबल से शुरू करना पड़ेगा, काई स्क्वायर वाली टेबल से. तो काई स्क्वायर की वैल्यू ये है और ये डीएफ है, ये उसकी सिग्निफिकेंस है. तो आपको इनको इंटरप्रेट करना है, इस टेबल को पहले और फिर उसके बाद इस टेबल को, और व्याख्या लिख के मुझे भेज दीजिए मेल पर या व्हाट्सएप पर. तो ये था आज का काई स्क्वायर, आज खत्म हो गया. कल हम लेंगे कोरिलेशन. तो आप कोरिलेशन पढ़ जाएं. इसमें कोई प्रश्न यदि आपके हैं तो मैं आता हूं धन्यवाद देने के बाद आपको. तो आप सभी का बहुत बहुत आभार.
हाँ जी, कोई सवाल हो, कोई टिक्का टिप्पणी, प्रश्न, जिज्ञासा? सैनी जी हैं क्या? नहीं, सर सैनी जी भी नहीं। सर एक सवाल था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एफए निकालने के लिए एक यूज होता है, 3 तरीके से निकलती है एफए, तो एक एनपीसी पे भी निकलती है सर। किससे निकलती है? एनपीसी। एनपीसी? हाँ, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से। नहीं नहीं, अगर वो जब निकलेगी जबकि आपकी हाइपोथेसिस ये होगी ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। हाँ सर जी, वही सुना सुना। सर तो लिया सर, लेकिन एनपीसी पे कैसे निकालते सर, यही मतलब ये पूछना था सर, आप बताएंगे ये सर? इसमें हाँ, क्या आपके पता क्या है? मतलब कि सर आप ये पढ़ाएंगे एनपीसी वाला मतलब? ये तो मैं पढ़ा चुका। इसमें क्या पढ़ाना? देखिए, मैं आ रहा हूँ आपको, मैं समझ गया। हम जब मैनुअली करते हैं, एमएड में पढ़ाते हैं ना, उसके बाद उसका आप बात कर रहे हैं। नहीं सर, हमारा एमए एजुकेशन है ना, तो एमए एजुकेशन में ये क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते हैं हमसे कि कोई मैम बात नहीं, ऐसी कोई कैसे बात नहीं। निकाला जाता है, ऐसी हाँ, तीन मैं बता रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सर थोड़ा सा एनपीसी समझा दीजिए, और सर डिस्पर्सन। आया मैडम, आया, एक सेकंड तो रुको। ये आपको दिखने लगा मेरा प्रेजेंटेशन, है ना? यस सर, यस सर। हम्म। देखिए, हमने दो हाइपोथेसिस पढ़ी। नंबर एक, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी, 3 पढ़ी बल्कि। नंबर 2, हाइपोथेसिस ऑफ नॉन प्रोपोर्शन। और नंबर 3, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक, एक चौथी आप और ले सकते हो, हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मलिटी। और 5वीं कुछ और भी ले सकते हैं ना, और आपके ऊपर है। तो नॉर्मलिटी में भी ये जैसे आपके ग्रेड हैं कि बच्चों के ग्रेड आए ए बी सी डी ई, 5 ग्रेड हैं, ठीक है? और इनके ग्रेड आए ए 5, बी 10, सी 30, डी 15 और 10। तो 5 5 10 0 1 1 2 3 5 1 6 7 70 बच्चों के ये ग्रेड आए हैं। ठीक, ये मानते हुए कि ये ग्रेड नॉर्मल है, तो हाँ सर। एफई कितना होना चाहिए? यस सर, एनपीसी पे, हाँ सर। ठीक है, तो ये निकल जाएगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ये निकाल लो, ये तो आप निकाल लोगे ना, कैसा निकलेगा? या ये भी बताऊं? सर ये बता दीजिए सर। ये भी बता दूं? खैर, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर एक नया ही वो है। अगर एक समूह को 5 बराबर भागों में बांटना है, हम्म जैसे नॉर्मल कर्व बनाते हैं, हम्म एक जो बीच वाला है वो दोनों तरफ आता है ऐसे, और एक इधर एक इधर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ये नॉर्मल हो तो 70 में से इस ग्रुप में कितने कितने आएंगे? जी सर। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ 6 सिग्मा माना जाता है। तो 6 सिग्मा बटे 5, 1.2 सिग्मा। ठीक है, एक एक ये 1.2 सिग्मा है। यहां से यहां तक 0.6 सिग्मा। तो ये हुआ हम्म मीन प्लस 0.6 सिग्मा, ये हुआ मीन माइनस 0.6 सिग्मा। ठीक है, जी। अब ये 0.6 टेबल में देखेंगे, जेड है टेबल में, देखो तो ये कितने परसेंटेज का पता लग जाएगा, ये पता लग एनपीसी जाएगा। टेबल में। और उसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा। ठीक, मतलब जी हमें ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पता लग जाएगी ये कितनी है। ये 100 में से इतने, तो 70 में से कितने हैं।
तो ये हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हम हर एक की निकाल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 3, ओके, 12, जी सर 32, 13, 3 2 5 2 7 3 10, 10, अरे कुछ जो भी आएगा ना, जी सर 1 2 3 5 1 6 10, ऐसा ऐसा नहीं आएगा कि 3 और 13 नहीं आएगा, ये बराबर आते हैं इधर। खैर, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई। बस जैसे अपन ने नॉन प्रोपोर्शनल वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डाली है, ऐसे ये डाल दो, एंटर कर दो उसमें एसपीएसएस में। यहां ये एसपीएसएस में जब वन वे करते हैं ना, हाँ सर नॉन पैरामीट्रिक, जी सर ले लो काई स्क्वायर, और यहां आपने किया तो यहाँ ये है वैल्यूज, तो ये वैल्यू डाल लेंगे 5, ठीक है, पहली 3, दूसरी 15, तीसरी 35, ऐसे, और बस कर देंगे, ओके, हो जाएगा। जी सर थैंक यू सर। मतलब इसमें और नॉन प्रोपोर्शन वाले में फर्क नहीं है। यहाँ वहां निकलती है नॉन प्रोपोर्शन से, ये भी तो नॉन प्रोपोर्शन ही है एक तरह से, जी सर इसलिए अलग से। और एमएड को पढ़ाने के लिए ही है, अदरवाइज तो नॉर्मेलिटी के तो अपने अपन ने पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी के टेस्ट होते हैं, कोलमोगरो सिमिलर टेस्ट है, शैपिरोविल टेस्ट है, वो टेस्ट लगा के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मेलिटी हम चेक कर सकते हैं, नहीं? सर सर अभी तक हम लोग को किसी ने ज्यादा पढ़ाया नहीं ना ये इतने अच्छे से। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा से आप पढ़ाते हैं सर समझाते हैं। जी, और कोई प्रश्न किसी का? और सर डिस्पर्शन आप पढ़ाएंगे सर? डिस्पर्शन हाँ, डिस्पर्शन सर डिस्पर्शन। अरे डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन जो है वो वही तो है मैडम, असल में शब्द है। डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, यही तो डिस्पर्शन है। ये निकाल लो कहीं भी, ये सारे आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ एनालाइज, देख रहे हो मैडम, जी सर ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये सर डेस्क्रिप्टिव, सर यहाँ सर एएसआर, एक सर सेकंड, स्क्रीन कर रहे हैं क्या? ये लिखा वेरायंस, ये रहा वेरायंस, ये वेरायंस निकल गया, सर स्क्रीन नहीं सुन रही है। फूड लॉसेस निकल गया, स्क्यूनेस निकल गया, यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी में जाओ आप तो वो आ जाएंगे, स्क्रीन स्टॉप हो गई है। डेस्क्रिप्टिव यस सर, फ्रीक्वेंसी। यस सर। इस फ्रीक्वेंसी में ओके। यहाँ देखिए, ये निकल गया, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, कुछ भी, ये सारे चीज यहाँ यस उपलब्ध सर, है। यस सर। सर डिस्पर्सन के कई टॉपिक हैं, उन सबको क्लियर करना ही डिस्पर्सन है, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन रहे, यही तो, हाँ चाहे ये, रेंज रहे। हाँ यही तो डिस्पर्शन है। वो ये डिस्पर्शन विस्पर्शन जो है, ये बीएड के टॉपिक है। ओके सर, ओके। तो मैंने इसलिए इनको वो नहीं लिया, पर क्योंकि आपके कोर्स में है तो आप कहो, मैं ये पढ़ा देता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला बता सकता हूँ, मीन डिविएशन का बता सकता हूँ, ये सब बता सकता हूँ मैं। लेकिन मैं समझता हूँ रिसर्च के हिसाब से ये वो है, ये कोर्स जो है जब का बना हुआ होगा, जब वो स्टैटिस्टिक्स वाले कोई वहां नहीं होंगे आपके यहाँ शायद। यस जी सर। हाँ। खैर, अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल हो आप बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। और तो अभी तो कुछ नहीं है। नहीं सर थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। तो कल कोरिलेशन पढ़ेंगे हम, है ना? तो कोरिलेशन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइए तो और बेहतर होगा काम ना। ओके सर। जी सर। ठीक तो है। ये आपने नोट कर लिया ना होमवर्क? जी सर ठीक है, जी। ओके जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर वो लेफ्ट हो गए हैं। ओके, बोल सर। तो आप अपनी जरा आज की अटेंडेंस जरा हमें दे दीजिए। यस यस सर। बीच में हमने ली। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर हिमांशु कुमार तिवारी। एक तरफ से चलेंगे हम लोग। सर राम मनु अपना मनोज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। सारे लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें। जिसका नाम बोला जाए वही बोलेगा, केवल ऑन करेगा। अनिल कुमार। जय सर। आरिफ। यस सर। आरती शुक्ला। प्रेजेंट सर। अविनाश कुमार। प्रेजेंट सर। दीपक कुमार वर्मा। प्रेजेंट सर। देश दीपक। यस सर। ज्ञान प्रकाश। प्रेजेंट सर। जय सिंह। यस सर। दीपिका। मनोज कुमार फर्स्ट। यस सर। मनोज कुमार सेकंड। यस सर। सर्वेश। मिसेस सर्वेश। नीलेश कुमार। यस सर, प्रेजेंट नीलेश कुमार। हाँ ओके। नीरज कुमार। नीरज कुमार चौधरी। पावक अग्रवाल। मौजूद हो भाई। ओके ओके। जी 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 जी। पावक अग्रवाल। पावक। पूजा राजपूत। प्रतिमा कुमारी। यस सर, प्रतिमा कुमारी। प्रवीण कुमार। प्रीति पाठक। यस सर, प्रीति पाठक। ओके। प्रिया तिवारी। यस सर, प्रिया तिवारी। प्रिया। यस सर, प्रिया तिवारी रजनी। प्रेजेंट। हाँ, यस ठीक है, सर। रजनी। यस सर रजनी। रजनी देवी। यस सर। रजनी। रविंद्र कुमार कुशवाहा। यस सर। रीता। प्रेजेंट सर, रीता। प्रेजेंट सर। हाँ ओके। संतोष कुमार। सीमा। प्रेजेंट सर। सीमा त्रिपाठी शरद प्रेजेंट। कुमार। शरद कुमार। प्रेजेंट सर। शिल्पा। शिल्पा यादव। श्रीकांत। यस सर। श्वेता तिवारी। सुनीता श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। सुरेंद्र कुमार पाल। जी सर, प्रेजेंट है। उमा अवस्थी। वर्तिका राजपूत। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके। सुरेंद्र अपना माइक बंद कर लीजिए। अलका दीक्षित। भानु प्रताप। वीरेंद्र कुमार। यस सर। कीर्ति त्रिवेदी। कीर्ति। लक्ष्मी। लक्ष्मी मिश्रा। यस सर। मनीषा। नेहा वर्मा। नेहा वर्मा। नेहा मिश्रा। यस सर। प्रज्ञा सिंह। रजनी द्विवेदी। रजनी द्विवेदी। रुचिता कुशवाहा। प्रेजेंट सर, रुचिता कुशवाहा। साक्षी अग्रवाल। प्रेजेंट सर, साक्षी अग्रवाल। समरीन। 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 सोनिया पटेल। जैन सर। सुनीता जायसवाल। यस सर। यस सर, सुनीता जायसवाल। अभिषेक मिश्रा।
आमोद, धर्मेंद्र, प्रेजेंट सर। हिमांशु, राममणि, यस सर, राममणि प्रेजेंट सर। चलिए ठीक। सर हिमांशु रह गया। अरे भैया इतनी देर से खोले हो तब भी तुम रह गए। सर लगा दीजिए प्लीज। सर नीरज चलिए, कुमार सर। ठीक है, लगा दिया। सर सर, संडे नीरज की कुमार। हमारी नहीं लग पाई थी, संडे की भी लगा दीजिए प्लीज। संडे क्यों नहीं लग पाई थी? अरे सर हम बोल नहीं पाए तब तक, नेटवर्क इशू हो गया। संडे को हमने अटेंडेंस ली कहाँ थी, तो हमने तो बाद में ली। जी सर, थैंक यू सर। सर लगा नीरज दीजिए। कुमार प्रेजेंट कर दीजिए सर। भाई नीरज रहा करो समय से यार, कहाँ चले जाते हो? अरे चलिए, ठीक सर है, लगा दो। नेटवर्किंग प्रॉब्लम गांव में बहुत सर। चलिए थैंक यू। लगा दिया है। हाँ, अभी सिलेबस नहीं भेजा है। सर मेरा अब अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। हाँ प्रवीण, लगा दिया है। थैंक यू सर। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। एक्चुअली अभी तक कुछ सिलेबस में नहीं, जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ चेंजेज हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने जी सर। अभी तक आपको जो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है सिलेबस से पहले, जो उसमें जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहे हैं। कुछ नए इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, तो आप जो यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर के उन नए इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं। शायद उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, कल ही मैं बात की थी। तो कुछ नए इंस्ट्रक्शन हैं जिनके तहत आपका इवैल्यूएशन होना है। तो वो नए इंस्ट्रक्शन को मैं भी वेट कर रहा हूं, और अभी मैंने देखा नहीं है। आप लोग आज देख लीजिए नए इंस्ट्रक्शन क्या हैं। मेरे ख्याल से 2 मिड टर्म एग्जाम है, ठीक है? समझ रहे हैं ना मेरी बात? सुन पा रहे हैं? यस सर। जानकारी मिली थी आपके 2 मिड टर्म एग्जाम हैं, और 5 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं। तो वो कुछ क्लियर हो जाए, उस चक्कर में मैं रुक गया अपने काम को आगे बढ़ाने के उसमें, ठीक है? तो जैसे ही साइट पे अपलोड होते हैं नए इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और 50 अभी तक ये है कि 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 50 क्वेश्चन सेकंड पेपर के तहत आपको चलना होगा, ठीक है? और कुछ जरा आ जाए तब हम आपको सिलेबस दे दें। तो 12 तारीख को जो हमारा एग्जाम है वो अभी फिलहाल 12 को नहीं है, ठीक है? जी सर। जी सर। ठीक है सर। थोड़ा सा उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जरा इंस्ट्रक्शन आ जाए कि नए इंस्ट्रक्शन क्या है। आप लोग भी साइट पे देखते रहिएगा, यदि किसी को पहले मिल जाए तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ओके सर। बिल्कुल सर। हाँ, तो उसे हम लोग भी देख लें और आप लोग भी देख लें, फिर आपको हम सिलेबस दे दें किससे क्या आना है। और नए जो क्लासेस हैं, आने वाली जो क्लासेस हैं उनके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको डाल दूं ग्रुप में, ताकि आप अपने टीचर और जो देख पाए उनको, ठीक है? जी सर, डाल दीजिए। ओके सर। इसको भी हम काम को आगे बढ़ाएंगे। और आगे के क्लासेस और कोई आपकी ऑनलाइन कोई में बात हो तो बताइए। सर, ऑनलाइन मोड में ही रहेंगे आगे क्लासेस में अभी सर? आगे क्लासेस की प्रॉब्लम थोड़ा सीमा जी ये है कि अभी तक तो ऑनलाइन का ही है, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि कॉलेज वगैरह ओपन हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी क्लासेस भी ऑफलाइन की तरफ आगे बढ़े। सर जब तक हो सके तो, क्योंकि सर बेटी के पेपर हैं, अगर जब तक हो सके ऑनलाइन तब तक तो करवाई दीजिए सर प्लीज। जब तक सर ऑनलाइन ही करवाइए प्लीज सर, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ गए, फाइनल एग्जाम सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा वरना थोड़ा सा। हम अपने मन से नहीं आपको बुलाएंगे, हम बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते आपको कि आप यहाँ पे आओ। जितना सा आपसे कहीं चाहेंगे सर। यूनिवर्सिटी कहेगी तो फिर हमारी मजबूरी होगी। हाँ, प्रोग्राम में तो जानती हूँ सर। वीसी साहब को हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? जी सर। जी जी सर। हाँ, तब तक थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे भी नए इंस्ट्रक्शन आते हैं आप हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो हम भी उसे देख लें, ठीक है? और किसी को पूछना तो बताइए। सर जो साइट था पहले वाली,
हाँ हाँ उसको तो बंद कर दिया गया था। नहीं तो कोई नया साइट का लिंक है कि आपके पास अगर हो तो हाँ व्हाट्सएप कर दिया। CS हाँ CS उसी CS सर प्लीज व्हाट्सएप कर दिएगा तो हम लोग वहां लिंक ले लेंगे। जब सब उसी जिस सर पे मेरी आपने फॉर्म अटेंडेंस भरा होगा वही साइड है, उसी सेल का उसी पे होगा। हाँ ठीक है सर, वो लगा वीडियो दिए, बंद कर दिया था। अब आ रहे हो। चलिए ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।